जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी फरवरी में एग्जाम होना है और साथियों इसी एग्जाम को लेकर हम इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए मैथ का फुल मॉडल टेस्ट पेपर हल करेंगे। और साथियों इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो फुल मॉडल टेस्ट पेपर को आप लोगों को लगाना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। यदि 42 भागित 2 प्लस m गुना 3 माइनस 22 भागित 11 प्लस 3 बराबर 28 है तो m का मान क्या होगा। तो साथियों इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें बोर्डमास रूल के द्वारा यहाँ पर भाग को हल करना होगा। यानी कि 2 का भाग हम लोग 42 में देंगे, आप कहेंगे सर 21 आएगा, और m का गुना 3 से करेंगे तो 3m आएगा, और 11 का भाग 22 में 2 बार जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ऐसा ही लिखेंगे 21 और प्लस यहाँ पर आ चुका है 3m। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर माइनस का 2 आ चुका है और प्लस का 3 आ चुका है और बराबर में कितना आ चुका 28। अब हमें क्या करना है, 21 में 3 को जोड़ना है 24, और 24 में से 2 जाएगा तो बिल्कुल दोस्तों हमारे पास 22 बचेगा, और 22 के बाद में 3m और उसके बराबर में 28 हमें लिखना है, और हमें 3m का मान चाहिए तो 28 और 22 इधर आ जाएगा। आप कहेंगे सर 6 बचेगा, हमें m का मान चाहिए तो गुना का 3 इधर भाग में आएगा, तो ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m का मान हमारे पास 2 निकल के आ जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्ती को 32 और 40 के महत्तम समापवर्तक से भाग करें। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, 35 और 42 का लेना है आपको लघुत्तम समापवर्त। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें लघुत्तम लेना है। पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 35 में नहीं जाएगा, और 2 का भाग 21 में, मतलब 42 में 21 बार जाएगा। अब दोस्तों हमें 3 का भाग देना है, 35 में नहीं जाएगा, 3 7 21 होता है। अब हमें 5 का भाग देना, तो 5 7 35 और यहाँ पर 7 में नहीं जाएगा। अब 7 का भाग देंगे तो ये भी 1 1 हमारे पास हो जाएगा। 7 5 35 होता है, और 35 दूनी 70 और 7 21, यानी कि दोस्तों लघुत्तम 210 बनेगा। अब 32 और 40 का आपको महत्तम लेना है, तो 32 40 को लिखा आपने लेना है महत्तम समापवर्तक। तो साथियों याद रखना 32 और 40 में एक ही संख्या का भाग जाए, ऐसी संख्या का भाग लगाना है। तो पहले 2 का भाग देंगे, आप कहेंगे सर 16 बार जाएगा, 2 से ये 20 बार जाएगा, और 2 का भाग दोनों में फिर जा रहा है 8 बार, और 2 ही धाम होता है 20। 2 का भाग 2 चुकू 8, 2 पंज 10, और 2 से फिर भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 5 में नहीं जाएगा, है ना। तो साथियों यहाँ पर आप लोगों का जब तक पूरा पूरा भाग जाता है सभी संख्याओं में, तब तक ही भाग लगाना है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को अब क्या करना है, 4 5 में भाग नहीं देना है, क्योंकि 4 और 5 में एक ही संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इनका जो महत्तम आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, महत्तम में दोस्तों 8 बनेगा। अब क्वेश्चन ने कहा कि लघुत्तम में महत्तम का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो 210 में 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16। अब आप कहेंगे सर ये 5 बचेगा तो 50 हो जाएगा। 8 छंग 48, आप कहेंगे सर 2 बचेगा, दशमलव लगा देंगे 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, आपका 4 बचेगा, दशमलव लगाए 40 हो जाएगा, 8 एपन 40, 26.25 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 8640 और 3 वर्ष में 9720 रुपए हो जाती, तो धनराशि और वार्षिक ब्याज की दर बताना है। तो ऐसे प्रश्न को हमें समझना है। देखो आपको प्रश्न में 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है 8640, और प्रश्न में हमें 3 वर्ष का भी मिश्र धन दिया है, तो 9700 कितना 20। अब हमें क्या करना दोस्तों, 9720 में से 8640 को घटाना, तो हमारे पास क्या होगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा, क्योंकि राशि 2 साल में 8640 थी और 3 साल में 9720 हो गई। तो कितना साधारण ब्याज लगा, हमें घटाना है 9720 में से 8 6 उसके बाद में 4 जीरो को। तो यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर जीरो, 12 में से 4 गया 8 बचा, 6 में से 6 गया 0,
और यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 1080, 1 साल का साधारण ब्याज बचा। अब देखो हमारे पास 2 साल का मिश्र धन है, तो हमें क्या करना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज बनाकर इस मिश्र धन में से घटा देना है। तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 1080 में 2 का गुना कर दो, तो यहाँ पर 0 आएगा, 2 8 16, हासिल 1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, 2 1 कम 2, 2160 रुपए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मूलधन लेकर आना है। तो मिश्र धन में से 8640 मिश्र धन में से 2 साल का ब्याज घटाएंगे 2160 को, तो हमारे पास कितना बचेगा, 0। 14 में से 6 गया, 8 बचा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा तो आपके पास 6 बचेगा। 6400 कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब साथियों क्वेश्चन ने मूलधन भी पूछा और दर भी पूछा, तो जब भी साधारण ब्याज के केस में दर लाना हो, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1080, इसको आप मूलधन के साथ प्रतिशत में बदल दो, 6480 के साथ गुना 100 करो, तो बिल्कुल आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके पास दर निकल के आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे और 8 का भाग लगा दें, 4 से काट देते, 4 1 4, 2 बचा, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 का भाग यहाँ पर देंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28। अब इसको 9 से काट देंगे, 9 30 27 और 9 1 9 और 9 8 72। 3 से काटेंगे, 3 6 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 3 बार कटेगा और 100 को काटेंगे 50, 50 में 3 का भाग देंगे तो 16 सही 2/3% आपकी दर निकल के आ जाएगी। तो मूलधन तो 6480 और दर कितनी हो जाएगी, 16 सही 2/3%। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुनः आ चुका है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2 सही 1/5 है तो लाभ का प्रतिशत बताओ। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य का 2 सही 1/5, तो क्रय मूल्य क्या पता नहीं हमें। आप यहाँ पर क्या करोगे, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा 11 और 11/5 क्रय मूल्य का अगर आप 11/5 निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, ऐसा प्रश्न में बोला। तो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना लेना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करें, ये सेलिंग प्राइस इधर आएगा तो कॉस्ट प्राइस के बटे में सेलिंग प्राइस चला जाएगा और 11/5 बराबर के इधर जाएगा, 5/11 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य वस्तु का 5 है और सेलिंग प्राइस 11 है। ऐसे में दोस्तों लाभ हुआ, आप कहेंगे सर 6 यूनिट का लाभ हुआ। क्वेश्चन ने कहा लाभ का प्रतिशत बताओ, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य किस पे हुआ, 5 पर, और गुना 100 करेंगे तो लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 20 और 20 संग कितना बनेगा, 120% का लाभ इस प्रश्न में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1/2 बनाने के लिए कितनी मात्रा पानी को मिलाया जाना चाहिए। देखो यहाँ पर प्रारंभ में मिल्क एंड वाटर का अनुपात बताया और वो बताया 2:3। अब इस रेशो को साथियों 1:2 बनाना है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है पानी को मिलाना है, तो पानी मिलाना है, यहाँ पर जिसको मिलाने की बात कर रहा उसे छोड़कर, यानी कि दूध तो यहाँ पर नहीं मिलाना है। तो मिल्क का रेशो यहाँ पर 2 है और मिल्क का रेशो यहाँ पर 1 है। तो आपको ऐसे में क्या करना, जो नहीं मिलाया जा रहा है उसका अनुपात बराबर करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 1 को बराबर करने के लिए 1 का गुना तो पूरे इस रेशियो में और 2 का गुना नीचे वाले रेशियो में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो 2:3 ही रहेगा और 2 का गुना नीचे करेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, कितना, देखो प्रारंभ में टोटल दूध और पानी का योग बताया, यानी प्रारंभ में 2 में 3 जोड़ा मतलब 5 रेशियो का मान बताया और 5 रेशियो का मान कितना बताया, आप कहेंगे 60 लीटर बताया। 1 रेशो का मान लाएंगे तो 60 में 5 का भाग देंगे तो 1 रेशो का मान आएगा 12। अब क्या करना है, कितना पानी मिलाया जाए, तो आपको पता है कि पानी का अनुपात 3 था, अब 4 हो चुका है, मतलब 1 यूनिट पानी बढ़ा और 1 अनुपात का मान बढ़ा, मतलब 1 अनुपात का मान आ चुका है 12 लीटर, मतलब 12 लीटर पानी ही मिलाया जाए। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आईएमपी प्रश्न है, एक व्यापारी 18% और 20% की 2 क्रमिक
छूटे देता है। यदि अंकित मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो सबसे आसान तरीका कि आप लोगों का जो अंकित मूल्य है 11,000, ये 100% था। पहला डिस्काउंट 18% का दिया गया, तो 100% में से अगर हम 18 को घटाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 82% हमें निकालना है। 11,000 का 82% निकालेंगे, फिर से 20% की छूट दी गई तो अब हमें 80% निकालना है, क्योंकि हर छूट के बाद वैल्यू अपने आप में 100% हो जाती है। ये 2 जीरो यानी 4 जीरो से ऊपर वाले 4 जीरो कटेंगे और 8 दूनी हो जाएगा 16, हासिल 1, 8 अठैया 64 और 1 हो जाएगा 65 और गुना करेंगे 11 का, तो 11 छंग 66 कैरी आएगा 6, 11 पंज 55 और 6 हो जाएगा 61, हासिल आएगा 6, 11 छंग 66 और 6 हो जाएगा कितना 72, तो 7,216 रुपए याद रखना विक्रय मूल्य बनेगा। 7,216 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है अरुण और आदित्य एक काम को अलग अलग 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को अरुण कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया, अरुण का काम करने का समय बताया। अरुण 8 दिन में पूरा कंप्लीट काम कर सकता है। बोला गया आदित्य के बारे में कि आदित्य उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। टोटल काम लाने के लिए 12 का 8 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 12 दूनी 24, यानी कि 24 इनका टोटल काम इनके पास बनेगा। 8 का भाग 24 में देंगे, अरुण का एक दिन का काम आएगा 3 और 12 दूनी होता है 24, यानी यहाँ पर आएगा 2। अब क्वेश्चन ने कहा 2 दिन अकेले काम किया, ठीक है ना, आदित्य काम छोड़ देता है, मतलब 2 दिन तक काम अकेले आदित्य ने किया, तो आदित्य का 2 दिन का काम कितना बनेगा, एक दिन का 2 यूनिट है तो 2 दिन का टोटल 4 यूनिट काम बनेगा। अब इसने काम छोड़ दिया, मतलब अब शेष काम कितना बचा वो निकालेंगे। 24 में से 4 गया, 20 यूनिट काम और शेष बचा, तो अब शेष काम को अकेला अरुण कितने समय में करेगा। तो अरुण एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 20 यूनिट होने में कितना समय लगेगा, 3 का भाग देंगे तो 3 छंग 18, आप कहेंगे सर यहाँ 2 बचेगा, 6 सही 2/3 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है और यदि मिश्रधन 605 रुपए हो जाता है तो मूलधन क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका देखो, मिश्रधन दिया अगर है तो जो भी मूलधन था हमारा 100% था, पहले वर्ष में ब्याज इस पर 10% लगेगा, तो ये हमारा मूलधन का जो मिश्रधन बनेगा वो 110% बनेगा और 1 साल के बाद वैल्यू वापस 100% हो जाती है। दूसरे साल फिर 10% ब्याज बनेगा तो आपका मिश्रधन 110% हो जाएगा। तो ये 2 सालों के मिश्रधन का मान दिया है प्रश्न में 605 दिया है, तो हमें लाना है प्रिंसिपल यानी मूलधन का मान 605 भाग का 100 गुना में, फिर से भाग का 100 गुना में और गुना से यानी 110 गुना 110 कहाँ जाएगा भाग में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। 11 का भाग देंगे, 11 पंजे 55, 5 बचा 11 पंजे 55, 11 का भाग देंगे 11 पंजे 55, तो दोस्तों यहाँ पर मूलधन कितना बनेगा 5 गुना 100 मतलब 500 रुपए मूलधन था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है। तो देखो, कुल वैल्यू आपको मानना है बटे वाली यानी 8 कुल था, जिनमें से 1 यूनिट सड़ा हुआ है, तो 8 में से अगर 1 जाएगा आप कहेंगे सर 7 यूनिट जो नहीं सड़ा है वो बच जाएगा, तो ये 7 को प्रतिशत में बदलना है। आप कहेंगे कुल के साथ यानी 8 के साथ 100 का गुना करेंगे, ये प्रतिशत में बदल जाएगा, तो सड़ा हुआ नहीं का प्रतिशत आ जाएगा। 4 दूनी 8 होता है, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, ठीक है ना, 25 7 175 में आप 2 का भाग दीजिएगा, परसेंट में बदल जाएगा। 2 8 16 होता है, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10, 87.5% इस प्रश्न का क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न, अमन 15 किलोमीटर की दूरी
3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अमन की औसत चाल क्या है? तो साथियों जब दूरी और समय दिया हो, ऐसे में अगर आपको औसत चाल लाना है यानी एवरेज स्पीड, तो आपको क्या करना है, कुल दूरी में आपको दोस्तों कुल दूरी में कुल समय का भाग दे देना है। कुल समय का क्या देना है, भाग। तो कुल दूरी को आप लोगे, आप कहेंगे सर 15 किलोमीटर पहली दूरी और 20 किलोमीटर दूसरी दूरी, और टोटल समय की बात करें तो प्रारंभ में 3 घंटे और बाद में 2 घंटे। तो आपकी टोटल दूरी तो बनेगी कितनी, आप कहेंगे सर 35, और उसके बाद में 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 घंटे का समय बनेगा, और 5 का भाग जब 35 में देंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखिएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की जो आपके सामने आ चुका है। यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? तो साथियों ट्रेन की चाल लाने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे में क्या, समय। और कोई भी ट्रेन अगर किसी लंबाई वाले स्थान को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और साथियों उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसको पार कर रही है जुड़ जाएगी। तो दूरी की जगह अपने को लेना 90 प्लस 210 और बटे में आ जाएगा समय जो दिया है 20 सेकंड। अब ये चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगी, मतलब ये 300, और 300 में 20 का भाग देंगे, लेकिन इसमें हम 18/5 का गुना करेंगे जिससे कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 0 से 0 कटेगा, 2 ही 9 में 18 होता है, 5 से काटेंगे 5 6 के 30 होगा, और 9 गुना 6 होता है 54। तो दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर है, एक नया घन बनाने के लिए पिघलाए जाते हैं, नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करना है, तीनों छोटे घन का आयतन लाना है, और साथियों जो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है उनकी भुजा का क्यूब होता है। तो पहले घन का आयतन 3 का क्यूब करेंगे, दूसरे घन का आयतन 4 का क्यूब करेंगे, और तीसरे घन का आयतन 5 का क्यूब करेंगे। इनका हम लोगों को क्या करना है, योग, क्योंकि इनको पिघला के एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। तो याद रखना ये बड़े घन के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक ना, यानी जो नया घन बनाया उसके आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर में ये आयतन हो जाएगा सबका योग, ठीक ना। 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। अब इनको जोड़ लेंगे, 5 4 9 और 7 16 का 6 कैरी आएगा 1, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 2 10 और 1 11, हासिल 1 आएगा, 1 और 1 हासिल का हो जाएगा 2, और साथियों ये वैल्यू हो जाएगी बड़े घन का आयतन मतलब 1 क्यूब का मान। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर बड़े घन की हम लोग भुजा लाएंगे तो ये क्यूब हटेगा 216 पर क्यूब रूट लग जाएगा। अब 216 दोस्तों 6 का घन होता है, तो बड़े घन की एक भुजा 6 निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन ने कहा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो साथियों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है। तो 6 गुना ए का मान हमारे पास 6 आ चुका है, तो 6 का ही वर्ग करेंगे, तो आप कहेंगे सर 6 गुना 6 का वर्ग 36 होता है, और जब गुना करेंगे हम लोग इनका तो पुनः हमारे पास 216 मीटर वर्ग में बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल क्या होगी? तो ऐसे में दोस्तों जब धारा की दिशा में चाल दिया जाए और धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया जाए और आपको धारा की गति लाना हो, तो आपको क्या करना है, दोनों को घटा के 2 का भाग देना है, तो आपके पास डायरेक्ट धारा की गति एग्जाम में आ जाएगी, टाइम बच जाएगा। यानी कि 23 में से आपको 14 को घटाना है और भाग देना है 2 का, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारे पास 9 बचेगा और 9 में हमें 2 का भाग देना है, तो 2 चुकू 8, 2 पंज 10, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखना धारा की गति निकल के हमारे पास आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आईएमपी प्रश्न है,
दो पाइप क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो पहला पाइप ए मान लो 15 मिनट समय दिया, दूसरा पाइप बी है जो 30 मिनट में भर सकता है। टंकी की टोटल कैपेसिटी 15, 30 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा और 15 का भाग 30 में 2 बार जाएगा, 30 का भाग 30 में 1 बार जाएगा, मतलब ये इनका एक एक मिनट का काम आ जाएगा। अब दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 2 + 1, यानी आप कहेंगे सर 1 मिनट में दोनों 3 यूनिट पानी भरेंगे, टोटल टंकी 30 यूनिट का है तो कितना समय लगेगा, यही पूछा गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 10 मिनट का समय लगेगा और 10 मिनट ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आईएमपी प्रश्न है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1 से लेकर S7 के उपयोग हुई चीनी की मात्रा का कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। और यहाँ पर प्रश्न नीचे दिया, जैसे S1 में 23% चीनी कुल वजन का क्या हुआ दोस्तों, उपयोग हुई, ये बताया गया, ठीक ना। इस प्रकार पूछा क्या गया, मिठाई S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम है, तो S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी। तो साथियों S4 को जब हमने इसमें देखा बार ग्राफ में तो 18% उपयोग कर लिया गया, तो हमें डायरेक्ट S4 का मान लाने के लिए किलोग्राम में टोटल चीनी कितनी थी 150, इसका डायरेक्ट 18% क्या हुआ दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका 18% उपयोग हुई, संख्यात्मक लाने के लिए इसका 18% निकालेंगे 150 का, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2 से काटेंगे 2 इनाम 18 और 9 गुना 3 कितना हो जाएगा 27। आप कहेंगे सर 27 किलोग्राम चीनी का क्या होगा, उपयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला यहां पर बोला गया सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है उसका नाम x है, तो x/2 का मान क्या होगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो संख्या 286 को और 1001 को और 2420 को डिवाइड कर दे, इनका महत्तम समापवर्तक होगी। और इनका जो महत्तम समापवर्तक लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लेंगे, मतलब तीनों को एक ही संख्या काट दे, ऐसी संख्या का भाग देंगे तो वो होगी दोस्तों 11, 11 दूनी 22 और 11 छंग 66, 11 9 99, 11 एकम 11 और यहाँ पर 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 0। अब दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्या इन तीनों को एक साथ नहीं काटेगी, तो आप कहेंगे सर इनका महत्तम तो 11 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास x का मान कितना आ चुका है 11। क्वेश्चन ने कहा x/2 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 11/2, 2 का भाग देंगे, 2 पंज 10, 1 बचा, 2 पंज 10। तो साथियों 5.5 इस प्रश्न का बिल्कुल क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलेगा अगला 517, 139, 195, 176, 192 का औसत बताना। और साथियों औसत तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या से हम औसत ला सकते। योग कितना दिया 517, इन सबको जोड़ लो 139 और उसके बाद में 195 का और आगे दिया दोस्तों 176 और उसके बाद में प्लस 192 का योग करेंगे और आंकड़ों की संख्या टोटल 5 है, 5 का भाग देंगे। तो इनको जोड़ लेते इकाई अंक से, एक है ना। यहाँ पर अगर बात करूं 2 और 6 8, 8 5 13, 13 में 9 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर बात करें 22 और 7 29 हो जाएगा, हासिल आएगा हमारे पास 2। आगे बात करते 9 7 16, 16 में 9 जोड़ा 25, 25 3 हो जाएगा 28 और 1 29, 29 में 2 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, हासिल आएगा 3। आगे बात करें 1 2 3 4 और 4 में 5 को जोड़ा 9, 9 में 3 को जोड़ा 12, 12 से 19 में आप लगा दो 5 का भाग तो बिल्कुल औसत आ जाएगा। 5 दूनी 10, आप कहेंगे सर 2 बचा 21 हो जाएगा, 5 चुका 20, 1 बचा 19 हो जाएगा, 5 3 15, 4 बचेगा तो दशमलव लगा के 40 हो जाएगा, 5 8 40। तो 243.8 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट अगला और आईएमपी प्रश्न है, दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है
क्षेत्रफल का अनुपात दिया 36:64, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना। तो साथियों याद रखना समबाहु त्रिभुज की, है ना, अगर आपको क्षेत्रफल दिया जाए तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात लाने के लिए क्षेत्रफल के अनुपात के वर्ग, है ना, उसका वर्गमूल का अनुपात ही ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा। मतलब रूट के अंदर 36 लेना और उसी प्रकार रूट के अंदर कितना लेना, 64, वर्गमूल का अनुपात ही उनकी ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64 होता है। और डायरेक्ट ऑप्शन में हमें दिया 6:8, मतलब ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जैकेट और हैंडबैग की कीमत का अनुपात दिया है, और यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग की कीमत से 600 रुपए ज्यादा है, तो क्वेश्चन में हैंडबैग की कीमत पूछा है, तो जैकेट एंड हैंडबैग दोनों का अनुपात लिखा 3:2। और साथियों यहाँ पर बोला गया कि इन दोनों का जो अंतर है 600 रुपए का है, तो अनुपात का अंतर कितने का, 1 अनुपात का। 1 अनुपात का मान 600 दिया है। हैंडबैग की कीमत बताओ, तो हैंडबैग की कीमत लाने के लिए अनुपात 2 है, और 2 का गुना 600 से करेंगे तो 6 दूनी कितना, 1200। बिल्कुल बी वाला इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट है, 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, जब औसत दिया हो और उसके बाद में साथियों आंकड़ों की संख्या दिया, तो आपको क्या करना है, औसत का गुना आंकड़ों की संख्या से करना है, जिससे कि आपका योग आ जाए। तो पहले हमें औसत कितना दिया, 20 दिया, और 14 विद्यार्थी थे और एक उनका शिक्षक था, टोटल 15 डेटा का हमें योग निकाल लेना है। तो 15 दूनी 30 यानी 300। शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो अब डेटा की संख्या कितनी रह जाएगी, 14, क्योंकि शिक्षक को हटा देंगे तो 14 विद्यार्थी रह जाएंगे, गुना औसत में 1.5 की कमी हो जाएगी। 1 की कमी होने पर 20 में से 1 गया 19, आधा गया 18.5, तो दोस्तों 18.5 याद रखना नया योग बना जाएगा। इनका गुना करो, पॉइंट हटेगा नीचे एक 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, उसके बाद 5 7 35, 2 से काटा, 2 7 14, 7 7 49, कैरी 4 होगा, 7 21 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, शिक्षक की आयु चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिक्षक और बच्चों की आयु के योग में से बच्चों की आयु का योग घटा देंगे तो शिक्षक की बच जाएगी। 300 में से अगर 259 को घटा दें तो आंसर आ जाएगा, 1 बचेगा या 4 बचेगा, 41 वर्ष आयु दोस्तों शिक्षक की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे पूरे टॉप 20 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड। तो रोजाना क्लास में आप लोगों को बने रहना है। इससे पहले मैं प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चन का सेट आपको करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट जिनकी मिल जाएगी, जहां जाकर आप चैनल पर विजिट करेंगे, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।